नमस्कार, आवाज हिट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा 3 से 4 लाख करोड़ हो सकता है काला धन। इनकम टैक्स ने शुरू की जांच। ऑटो सेक्टर के लिए दिसंबर का महीना रहा 16 साल में सबसे खराब। ऑटो कंपनियों का संगठन सियाम ने कहा, नोटबंदी की वजह से अगले 2-3 महीने रहेंगे भारी। दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बनने की राह पर भारत। वाइब्रेंट गुजरात में बोले पीएम, मेक इन इंडिया भारत का सबसे बड़ा ब्रांड। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मुकेश अंबानी बोले, प्रधानमंत्री ने बदली पूरे देश की सोच। तो रतन टाटा ने कहा, मोदी की अगुवाई में बढ़ रहा है देश। अच्छे ग्लोबल संकेतों ने आज बाजार में भरा जोश। सेंसेक्स 200 पॉइंट चढ़ा। सर्विस चार्ज पर सरकार ने नहीं सुनी रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बात। ठुकराई अनिवार्य बनाने की मांग। आवास की मुहिम जारी। पूरी तरह खत्म हो सर्विस चार्ज। पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक कार्ड। मनीष सिसोदिया ने मोहाली में कहा, केजरीवाल को सीएम मानकर वोट करे जनता। खत्म हुआ याहू का सफर। नाम बदलकर होगा अल्ताबा। सीईओ मेरिसा भी देंगी इस्तीफा। आज आवाज हिट 9 की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो सवाल कई दिनों से पूछा जा रहा था कि नोटबंदी के बाद काले धन का क्या। तो नोटबंदी के बाद अलग अलग बैंक खातों में 3 से 4 लाख करोड़ रुपए की अघोषित आय या जिसे हम कहें काला धन जमा हुआ है। कुछ खाते तो ऐसे हैं जो लंबे समय से बंद थे और अचानक उनमें बड़ी मात्रा में पैसे आए हैं। ऐसे में आईटी विभाग इन खाता धारकों को नोटिस भेज रहा है और अगर खाता धारक इस रकम का स्रोत बताने में नाकाम रहे तो उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस पूरी खबर पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, आईटी विभाग किस तरह के अकाउंट्स पर नजर रखा हुआ है? क्या आईटी विभाग की यहां पर स्ट्रेटेजी है? देखिए, लाखों या शायद करोड़ों खातों में तमाम रकम जमा हुई है, पर जिन खास खातों पे नजर है, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले तो नजर उन तमाम खातों पे होगी जहां 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा हुआ है, क्योंकि 2 लाख तक डिपॉजिट करने का मौका हर एक खाते में है, क्योंकि वो टैक्सेबल भी नहीं होगा। उसके ऊपर जाने पर जहां रकम जमा हुई है उन खातों की जांच की जा रही है और ये 60 लाख बैंक अकाउंट है, तो बहुत बहुत ज्यादा खाते हैं ऐसे। नॉर्थ ईस्ट में पश्चिमोत्तर राज्यों में करीब 10,700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इस पर भी थोड़ी करीब से नजर है। आईटी डिपार्टमेंट और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की नजर इसके अलावा 16,000 करोड़ रुपए जो कोऑपरेटिव बैंक्स में जमा हुए हैं उन पे है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक्स के नियम कानून ट्रेल वगैरह शायद इसमें स्ट्रांग नहीं है ऐसा लगता है, तो इनकी करीब से बारीकी से जांच करने की जरूरत है। और 25,000 करोड़ रुपए उन खातों में जमा हुए हैं जिनका कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो अचानक इन खातों में एक्टिविटी आ गई तो ये तो तुरंत अलर्ट में आ गए हैं और इन पर तो नजर होगी ही। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया। तो 60 लाख से ज्यादा खाते जिन पर होगी नजर, 3 से 4 लाख करोड़ का ये जो अघोषित आय है, ये जो काला धन हो सकता है क्या, इसको देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन नोटबंदी के साइड इफेक्ट अभी भी जारी है। नोटबंदी के चलते दिसंबर में ऑटो इंडस्ट्री के लिए 16 साल का सबसे खराब महीना रहा। सियाम के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने गाड़ियों की बिक्री में भारी गिरावट आई है। दिसंबर में पैसेंजर कार की बिक्री 8% गिरकर 1,58,000 पर रह गई है, जबकि 2 व्हीलर्स की बिक्री में 22% की बड़ी गिरावट आई है और ये 9,10,000 यूनिट रही है। कमर्शियल वाहनों पर भी नोटबंदी की मार पड़ी है। कमर्शियल वाहनों की बिक्री 5% गिरकर 54,000 यूनिट पर रही है। ऑटो बिक्री पर नोटबंदी का असर अभी कुछ और समय रह सकता है। सियाम के डीजी विष्णु माथुर का कहना है कि 2-3 महीने ऑटो बिक्री पर अच्छा खासा दबाव देखने को मिल सकता है। Arising out of the poor consumer sentiment, which is likely to get better as we go along. The impact of demonetization has been there. And that impact will continue for some more time, and we feel that in the next 2 or 3 months we will see reversal in the fortunes of the industry. भारत दुनिया का ग्रोथ इंजन है और जल्द ही ये दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बनकर उभरेगा, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वाइब्रेंट गुजरात समिट में पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया ने भारत को निवेश का डेस्टिनेशन बनाया है। उन्होंने कहा कि भारत में बिजनेस करना पहले से काफी आसान हुआ है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत की ग्लोबल रैंकिंग सुधर रही है और सरकार कामकाज को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इंडिया हैज बिकम
the fastest growing major economy in the world. Despite the global slowdown, we have registered excellent growth. Today, India is a bright spot in the global economy. We are seen as the engine of global growth. World Bank, IMF, and other institutions have projected even better growth in the coming days. We have become the 6th largest manufacturing country in the world, up from 9th largest previously. Our gross value added in manufacturing has recorded a growth of 9% in 2015-16. 8वें वाइब्रेंट गुजरात समिट में इस बार 110 देशों के 6000 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इसमें 20 राष्ट्रों के राष्ट्र प्रमुख या मंत्री भी हैं। इस समिट में फॉर्च्यून 500 कंपनियों के सीईओज भी शामिल हैं। समिट में देश के बड़े बिजनेस दिग्गजों ने गुजरात और देश को आगे ले जाने के लिए ऐलान किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि डिजिटल इंडिया से देश को मजबूती मिलेगी। वहीं रतन टाटा ने कहा कि गुजरात देश का अग्रणी राज्य होगा। With a series of historic and visionary initiatives, no leader in the world has changed the mindset and behavior of so many people in such a short time. As India approaches the new era that Mr. Modi is leading, Gujarat will be one of the leading states in the country, which ushers in the new India to the world. The digital India, the India for defense and aerospace, of mining, intellectual leadership. Over the next 5 years, we'll invest rupees 49,000 crores in the state of Gujarat and will create direct and indirect job opportunities for over 25,000 local people. अमेरिका में H1B वीजा को लेकर सख्ती पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा का भी बयान आया है। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात समिट में हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि H1B वीजा अभी संकट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में इससे भारतीय आईटी कंपनियों के मार्जिन्स में सुधार आएगा। The H1B situation could be India's Y2K all over again. It looks like a threat at this point, but keep in mind, people are going to still want IT services. What they will do simply is offshore them. So if we cannot get H1B visas, it does not mean India as the back office to the world is under threat. It will actually mean that Indian IT companies' margins may in fact improve because offshoring is less expensive. सर्विस चार्ज का विरोध करने वाले नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेडरेशन ऑफ रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को एक तगड़ा झटका लगा है। सरकार ने सर्विस चार्ज ऑप्शनल बनाने का फैसला वापस लेने की मांग की है, खारिज कर दी है। इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता अर्नव बसावड़ा। अर्नव, क्या कुछ रहा सरकार के साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन की बैठक में आज, और सरकार ने अब मांग तो खारिज कर ही दी है? सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज की बैठक में सरकार ने एक बार फिर कंज्यूमर का पक्ष लिया है और सरकार ने अपना रुख जो है वो सख्त शब्दों में साफ किया है कि सर्विस चार्ज को वैकल्पिक बनाने का जो उनका फैसला है वो किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। और साथ में रेस्टोरेंट एसोसिएशन को यह भी कहा है कि अगर उनके पास कोई विकल्प नहीं है दूसरा, तो वो अपना पक्ष साफ करने के लिए नए विकल्पों पर विचार करे और उसके बाद सरकार के पास आए। यानी कि अब जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है वो सर्विस चार्ज को ऑप्शनल बनाने पर उनको मजबूरन फैसला लेना होगा और साथ में वो नए विकल्पों पर भी विचार कर रही है। और जो सूत्रों ने बताया उसके मुताबिक अगले हफ्ते भी रेस्टोरेंट एसोसिएशन अपने नए बिजनेस मॉडल के साथ हो सकता है कि सरकार के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन रखे और उसके बाद सरकार इसके ऊपर आगे विचार करने पर सोच विचार कर सकती है। शुक्रिया अर्नव इस जानकारी के लिए। लेकिन हम यहां पर दर्शकों को यह भी बता दें कि सीएनबीसी आवाज लगातार ये मुहिम चला रहा है, लगातार ये आवाज उठा रहा है कि सर्विस चार्ज को न सिर्फ सरकार ऑप्शनल से हटाए बल्कि पूरी तरह से इसे बंद ही कर दे। यानी रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो मांग कर रहे हैं उसका ठीक उल्टा, इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए ताकि ग्राहकों के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और आवाज
अभी भी अपनी इस मुहिम पर कायम है। अब बात करेंगे बाजार की। डॉलर इंडेक्स में नरमी से आज बाजार में जोश देखने को मिला। आज चौतरफा खरीदारी के चलते सेंसेक्स निफ्टी 0.5% तेज होकर बंद हुए। सेंसेक्स 250 पॉइंट चढ़ा। निफ्टी भी 8,300 के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी आज रौनक थी। आज सबसे ज्यादा सहारा दिया है बैंक शेयरों ने। HDFC बैंक, ICICI बैंक जैसे दिग्गजों के साथ साथ आज छोटे शेयरों में भी तेजी दिखी। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी तेजी का ही रुख था। इधर हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील जैसे दिग्गजों में भी खरीदारी दिखी। चीनी शेयरों की भी मिठास आज बढ़ती हुई नजर आई। टाटा मिस्त्री विवाद पर नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में टाटा सन्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और पीरामल एंटरप्राइजेस के चेयरमैन अजय पीरामल ने कहा है कि मिस्त्री को हटाए जाना एक सोचा समझा फैसला था। उन्होंने ये भी कहा कि मिस्त्री का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। People have not appreciated that it is a company where performance was not what was expected to be. Very often I hear the thing that we had one chairman for 4.5 years, and if we are to blame the past after even 4.5 years, there is a problem. And I think it was also expected from what I see the reaction of the other side. When I see that reaction, it's obviously expected as well. और आवाज एट 9 में यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में आम आदमी पार्टी का एक कार्ड। देखिए आगे। कभी दिल्ली के रामलीला मैदान में 5 साल तक दिल्ली न छोड़ने की शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बार फिर से चर्चा गर्म है कि अगर पंजाब में सरकार बनती है तो शायद केजरीवाल पंजाब का रुख कर जाएं। पंजाब चुनाव के लिए इस बात को हवा दी है। खुद आम आदमी पार्टी ने मोहाली की रैली में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल कार्ड चलाया। उन्होंने कहा कि लोग आम आदमी पार्टी को यही मानकर वोट दें कि वो अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के तौर पर वोट दे रहे हैं। सिसोदिया ने आगे ये भी जोड़ा कि जो भी मुख्यमंत्री बने, केजरीवाल की जिम्मेदारी होगी कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा किया जाए। पंजाब को यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। तो अमरीश जी, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। अभी आप मेरे से ये सब क्यों कहलवा रहे हो? अभी आप आने दीजिए, समय MLA तय करेंगे। भगवंत मान ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। किस तरह से देखती है पार्टी ने? एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा, आम आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। मनीष सिसोदिया के बयान दिल्ली के भाजपा नेता मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल को उनके दिल्ली चुनाव के कैंपेन सॉन्ग की याद दिलाई। दिल्ली के 2.25 करोड़ लोगों के होश फाख्ता हो गए और उनको गाना याद आने लगा जो पिछले विधानसभा चुनाव में बज रहा था, 5 साल केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल, 5 साल केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। इतना बड़ा झूठ। वहीं स्वराज अभियान के योगेंद्र यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल पहले इस्तीफा दें और फिर पंजाब जाएं। आप स्पष्ट घोषणा करें कि हां, मैं पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। पंजाब की जनता फैसला करे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दीजिए। पंजाब की जनता को फैसला लेने दीजिए। अगर जीतें तो मुख्यमंत्री बनिए, पंजाब में रहें, और अगर हारें तो भी पंजाब में रहें। आपके केजरीवाल कार्ड पर बात करते हैं आगे। अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे। अभय जी, क्या सिसोदिया ने आज मनीष सिसोदिया ने जो बयान दिया या जो कहा, उसे माना जाए कि केजरीवाल को आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर रही है पंजाब में? देखिए, मुझे तो लगता है कि उन्होंने इसको अंग्रेजी में कहते हैं वाटर टेस्ट करना, एक तरह से टटोलना कि क्या केजरीवाल को पंजाब की जनता मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है, या खुद उनकी पार्टी जो पंजाब में चुनाव मुहिम में लगी हुई है वो केजरीवाल को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है। इसको टटोलने के लिए ये बात कही होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी की रणनीति में ये बात पहले से मौजूद रही होगी कि ऐसा वो कुछ कर सकते हैं, और लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तो इस रणनीति को लेकर बहुत अंदेशे हैं मेरे मन में। मैं नहीं समझता कि इसका कोई उन्हें दूरगामी फायदा होगा, इसका उन्हें नुकसान ज्यादा हो सकता है।
तो अभय साहब, क्या एक तरीके से लेकिन ये दिल्ली के साथ धोखा नहीं होगा? दिल्ली में बड़ी बड़ी बातें की, बड़ा काम करने की बातें की, और अब जब मौका लगेगा तो पंजाब चले जाएंगे? नहीं, अब इसको धोखा कहा जाए, देखिए दिल्ली की व्यवहारिक स्थिति क्या है? दिल्ली की व्यवहारिक स्थिति यह है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया ही व्यवहारिक रूप से मुख्यमंत्री का कामकाज कर रहे हैं। केजरीवाल ने अपने पास कोई विभाग भी नहीं रखा है। वो आमतौर पर सारे विभागों पर नजर रखते हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन का जो प्रशासनिक व्यस्तता है वो उन्हें रोके हुए नहीं है। इसीलिए वो सारे देश में कहीं भी प्रचार करने चले जाते हैं और एक तरह से राष्ट्रीय राजनीति कर रहे हैं। वो ये स्थिति है, और इसको दिल्ली की जनता में उनके विरोधी इस बात को लेकर प्रचार करेंगे कि दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। आप ठीक कह रहे हैं, और ये बात जो है वो लोगों को तर्कसंगत भी लग सकती है। ठीक है दुबे साहब, वैसे आप कह रहे हैं कि खास फायदा नहीं होगा, लेकिन क्या ये जो केजरीवाल कार्ड आम आदमी पार्टी खेलने की कोशिश कर रही है, कितना फायदा होगा या उल्टा भी पड़ सकता है? ज्यादा अंदेशा तो मुझे इसमें यही है कि इसका उन्हें नुकसान होगा। देखिए, इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए वो पंजाब का चुनाव जीत जाते हैं, पंजाब में अभी जीत से आम आदमी पार्टी बहुत दूर है, पंजाब का चुनाव जीत जाते हैं, जीतने के बाद वहां पर अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विरोधी इसको लेकर जबरदस्त प्रचार करेंगे, और पंजाब की जीत का दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जो लाभ होना चाहिए, इससे वो लाभ उनका कम हो जाएगा। और अगर वो पंजाब का चुनाव हार जाते हैं और वहां ये पहले से उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर लॉन्च कर दिया जाता है, तो दिल्ली में उनकी राजनीति को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो दोनों ही स्थितियों में उनकी दिल्ली की राजनीति जो है उसमें आम आदमी पार्टी की साख का क्षय हो सकता है। जी, बहुत शुक्रिया दुबे जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो आम आदमी पार्टी ने दांव तो खेल दिया है केजरीवाल कार्ड का पंजाब में, लेकिन उसका नुकसान होगा कि फायदा थोड़ा बाद में ही पता चलेगा। चलिए, यहां पर हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद विज्ञापन की ट्रेन पर होगी अब विज्ञापन की सवारी, ब्रांड से होगी ट्रेनों की पहचान, कैसे देखिए इस ब्रेक के बाद। ये तो सबको पता है कि नोटबंदी ने रियल एस्टेट सेक्टर पर जोरदार चोट की है, लेकिन रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक ये इस सेक्टर को पिछले 7 साल का सबसे बड़ा झटका है। दिसंबर तिमाही में बिक्री 7 साल के सबसे निचले स्तर पर है और भविष्य भी अधर में लटक गया है। कारोबार के लिहाज से रियल एस्टेट एक चमकता हुआ सेक्टर माना जाता रहा है, लेकिन आज मामला बिल्कुल उल्टा है। ब्रेक्जिट, अमेरिकी चुनाव और फेड रेट जैसी ग्लोबल वजहों ने नीम का काम किया तो नोटबंदी ने उस पर करेला चढ़ा दिया। रिसर्च फर्म नाइट फ्रैंक के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले 2016 के दिसंबर क्वार्टर में सेल्स 44% तक नीचे गिरा, जबकि नए लॉन्च में 61% की गिरावट देखी गई। एनसीआर मार्केट पर सबसे बुरा असर हुआ, जहां पिछले साल की तुलना में सेल्स में 53% और नए लॉन्चेस में 73% की गिरावट देखने को मिली। वहीं मुंबई में सेल्स में 50% और नए लॉन्च में 77% की गिरावट देखने को मिली। नोटबंदी की वजह से इंडस्ट्री को 22,600 करोड़ की संभावित आमदनी से हाथ धोना पड़ा, और यही नहीं, सरकार को 1,200 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी का नुकसान भी हुआ। अगर आप स्ट्रेच नहीं हो, अगर आपका मतलब खरीदना ही चाहिए आज, तो आप खरीद सकते हो, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कम हो गया ऑलरेडी। लेकिन मेरे ख्याल से इनकम टैक्स भी जो अगर कुछ बेनिफिट्स आएंगे तो 1 महीने के अंदर ही आएंगे, अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट वो पीछे कर दिया हमारा बजट। बट अगर आप मेरे ख्याल से 2-3 महीने के अंदर आप यू शुड ट्राई टू बाय अ हाउस। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंडस्ट्री का भविष्य अब आगे होम लोन की ब्याज दरों में कटौती, रेरा कानून, बेनामी कानून और जीएसटी लागू होने और टैक्स पेयर को बेनिफिट मिलने पर टिका हुआ है। ये सब कुछ अनुकूल नहीं रहा तो अनिश्चितता कायम रहेगी। निधि राय, मुंबई। अब राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें एक नए नाम और एक नए रंग रूप में दौड़ती नजर आएंगी। आमदनी बढ़ाने के लिए रेल मंत्रालय ने ट्रेनों स्टेशनों की खाली जगह को विज्ञापन के लिए किराए पर देने का फैसला किया है। रेलवे को उम्मीद है कि इस कदम से उसे 2,000 करोड़ रुपए तक की आय होगी। May I have your attention, please? स्टेशन पर आने वाले दिन में आपको कुछ ऐसी अनाउंसमेंट्स सुनाई दे सकती हैं। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, कुरकुरे शताब्दी एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। विज्ञापन के जरिए आय बढ़ाने के लिए रेलवे ने एक नई योजना तैयार की है। योजना के तहत कंपनियां किसी भी ट्रेन के लिए मीडिया अधिकार खरीद सकती हैं और ट्रेन के अंदर और बाहर दोनों जगह विज्ञापन दे सकती हैं।
रेलवे सूत्रों के मुताबिक शुरुआत राजधानी और शताब्दी ट्रेनों से की जाएगी। इसके कामयाब होने पर स्टेशनों के नाम के आगे कंपनियों या उनके ब्रांड्स के नाम जोड़ने पर भी विचार किया जा सकता है। हमारे पास कितनी ट्रेन जाती है आप सब समझ सकते हैं, उससे नुकसान किसी को नहीं। ट्रेन जाएगी तो ट्रेन में चलेगी, एक ट्रेन स्टैंडर्ड ट्रेन भी जा सकती है और उसमें हमारे संजय सिंह का फोटो भी लग सकता है, ये भी हो सकता है। एक आज तक की ट्रेन जा सकती है, आज तक की ट्रेन में भी जा सकता है, एनडीटी भी जा सकता है। सबको कहने का मतलब है, लेकिन उसके लिए देना पड़ेगा। हालांकि रेल मंत्रालय इस योजना पर साल भर से काम करता आ रहा है, लेकिन रेल विकास शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवर्टाइजिंग के जरिए आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया तो मंत्रालय इसे जल्द लागू करने में जुट गया। हालांकि शुरुआत यूपीए सरकार के समय में ही हो गई थी। तब इलाहाबाद नई दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस पर आइडिया ने विज्ञापन लगाए थे। इससे रेल को अच्छी आय भी हुई, लेकिन ये योजना परवान नहीं चढ़ सकी। दिल्ली मेट्रो ने इसे काफी अच्छी तरह से लागू किया है और विज्ञापनों से उनकी इनकम का करीब 20% हिस्सा आता है। ऐसे में रेलवे को उम्मीद है कि आर्थिक हालात को दुरुस्त करने के लिए यात्री किराया बढ़ाए बिना आमदनी बढ़ाने में ब्रांडेड ट्रेन स्कीम कारगर साबित हो सकती है। दीपाली नंदा, दिल्ली। एक वक्त का इंटरनेट महाशक्ति या बड़ा नाम याहू अब अतीत बनने वाला है। याहू ने अपना इंटरनेट कारोबार वेरिजॉन को बेच दिया है। डील पूरी होने के बाद याहू मेल, मैसेंजर, न्यूज, स्पोर्ट्स जैसी प्रॉपर्टीज पर वेरिजॉन का अधिकार होगा। डील पूरी हो जाने के बाद याहू अपना नाम बदलकर अल्टावा कर लेगी और कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म के रूप में काम करेगी। एक वक्त में जब इंटरनेट दुनिया भर में लोकप्रिय हो रहा था, याहू का राज था, मगर गूगल के आने के बाद नजारा कुछ बदल गया। बचाव के आखिरी उपाय के तौर पर याहू ने गूगल की मैरिसा मेयर को सीईओ बनाया, लेकिन ये उपाय भी कारगर नहीं हुआ और अब मेयर भी कंपनी छोड़कर जा रही है। और आवाज एट 10 में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारा रोज की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिए फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर के जरिए। नमस्कार।